अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद एबी। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टॉपिक कंप्यूटर फोरेंसिक्स को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर फोरेंसिक्स? फोरेंसिक्स का मतलब है कंप्यूटर फोरेंसिक्स इन्वॉल्व द प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, हार्ड ड्राइव, डिस्क, यूएसबी ड्राइव, जिप ड्राइव, ऑन स्टोर्ड मीडिया लाइक अनलाइक पेपर एंड एविडेंस। फॉर एग्जांपल आप किसी क्राइम सीन पे जाते हैं, वहाँ पे आपको किसी एविडेंस की ज़रूरत है। सेम एज इट इज़ वो तो हो गया ना रियल लाइफ में। अगर आप किसी कंप्यूटर में कोई ऐसा क्राइम हो गया या कंप्यूटर की फील्ड में कुछ ऐसा होगा तो उसका एविडेंस आपको इन चीज़ों में मिलेगा। हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव और यूएसबीज और जिप्स और फोल्डर्स और इस तरह की चीज़ों में आपको हमेशा इनका एविडेंस मिलेगा। वैन कंप्यूटर सिस्टम आर सीज, जब कंप्यूटर सिस्टम आपके स्टॉप कर जाते हैं या कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है या किसी हैकर के अटैक करने की वजह से फेल हो जाता है या क्रिमिनल एक्टिविटी हुई होती है, तो सेम एज इट इज़ जब कोई रियल लाइफ में ऐसा काम होता है उसके लिए तो हमारे पास पुलिस या इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं, लेकिन इस काम के लिए कंप्यूटर फोरेंसिक्स को यूज़ किया जाता है। द गोल ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज टू एग्जामिन डिजिटल मीडिया इन अ फोरेंसिकली साउंड मैनर with the aim of identifying, preserving, recovering, analyzing and presenting facts and opinion about the detailed information. फॉर एग्जांपल आप किसी क्राइम सीन पे जाते हैं, वहाँ से कुछ एविडेंस इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे करने के बाद आप किसी फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे पहुँचते हैं कि उसके एनालिसिस के बाद आप डिफ़ाइन करते हैं कि यहाँ पे ये वाक़या रूनमा हुआ है, ये काम हुआ है यहाँ पे। तो सेम एज इट इज़ आप डिजिटल फील्ड में यानी कि कंप्यूटर्स की फील्ड में भी आप ऐसे ही करते हैं। उनके बारे में ओपिनियन और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके, उस डाटा को इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप अपना ओपिनियन देते हैं। तो इसको कहते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स। अब हमें बेसिक डेफिनेशन और बेसिक्स पता चल गई हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता क्या है। अब कंप्यूटर फोरेंसिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? अब मुझे एक सिंपल सा ये सवाल बताएं, जब कोई चोर चोरी करता है तो उसके लिए हम बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को, जो बताता है कि मतलब कि चोर ने चोरी की या उसको फाइंड करने में या मोबाइल लॉस्ट डिवाइस आपकी फाइंड करने में हेल्प होती है। इसी तरह ही हमें कंप्यूटर फोरेंसिक्स की ज़रूरत पड़ी है कंप्यूटर क्राइम्स को रोकने के लिए। अब कंप्यूटर क्राइम हैव बीन prevailed upon media of several years. Also the first computer crime committed in 1820। अब 1820 में सब फर्स्ट क्राइम जो था कंप्यूटर फोरेंसिक्स का वो हुआ था, कंप्यूटर क्राइम किया गया था जहाँ पे कंप्यूटर फोरेंसिक्स की ज़रूरत पड़ी थी। This new forensic science is fast becoming progressively popular as the advancing technology in enterprising the criminal illegal activities। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से पहले जब इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी तो फिज़िकली लोग करते थे, लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर आ गया तो अब लोग फिज़िकली उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट ऐसे करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, आईपीस को यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। आपका मेलवेयर आप में वायरस आपके कंप्यूटर्स में दे देते हैं, कुछ ऐसे का काम करते हैं जिससे आपका फाइल सिस्टम करप्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एसेट्स हैं, आपका डाटा आपके एसेट्स है, आपके एसेट पे अटैक करते हैं। किसी भी अब ये छोटी मोटी कंपनीज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अब गूगल है, गूगल के एसेट्स सारा डाटा है उसके ऊपर कोई अटैक कर दे उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर फोरेंसिक्स की ज़रूरत पड़ी है। अब ये इसी स्लाइड में मैं यही बात करने जा रहा हूँ या की है इस बारे में बात के। फॉर एग्जांपल एक बंदा है ब्रेन सेड देयर इज़ एन इक्वल टेंडेंसी इन इंडस्ट्री ओवर द कलेक्शन स्पेशली इन डाटा ब्रीच सिचुएशन। जब डाटा ब्रीच सिचुएशन होती हैं तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि उसमें बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होगा और कलेक्ट भी बहुत ज़्यादा किया गया होगा डाटा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी को डाटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कंपनी ये क्यों अपना डाटा कलेक्ट करना चाहती है। अब डाटा किसी कंपनी के पास होगा तो वो सक्सेसफुल होगी। अब जितनी भी इमर्जिंग कंपनीज हैं जैसे गूगल है, गूगल इतना सक्सेसफुल इस वजह से है क्योंकि उनका एड सिस्टम बहुत अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास डाटा है, उनका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उनके पास जो चीज़ आती है वो उनका मतलब कि उनको एडवर्टाइजमेंट में मदद करती है कि इस यूज़र को कौन सी चीज़ चाहिए। अगर उनके पास यही डाटा लॉस हो जाए या कोई इनका उठा के ले जाए इतने सालों का डाटा, इतने यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन, तो इनके लिए तो ये नुकसानदेह चीज़ है। तो इसी वजह से कंप्यूटर फोरेंसिक्स की हमें ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद द एमर्जेंस ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स 1940s के मिड में कंप्यूटर्स अपीयर हो गए और इनकी डेवलपमेंट इतनी स्पीड से स्टार्ट हुई कि हर बंदे के पास कंप्यूटर आ गया। अब एक 1960s में डॉन पार्कर एक बंदा था, एसआरआई एक अदारा था, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इंटरनेशनल उस अदारा था। इस अदारे में क्या हुआ, उन्होंने अनएथिकल कंप्यूटराइज एक्टिविटीज़ को रिसर्च की उसके ऊपर कि क्या चीज़ होती है। उन्होंने ये बात नोटिस की कि जब भी कोई कंप्यूटर या पीपल या कुछ स्पेसिफिक लोग जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो अपने एथिक्स एट डोर स्टेप पे छोड़ देते हैं। उनकी स्टेटमेंट है, पीपल एंटर्ड द कंप्यूटर सेंटर लाइक दे लेफ्ट देयर एथिक्स एट द डोर।
तो इसका यही मतलब है कि कंप्यूटर अपना वो अपने एथिक्स कंप्यूटर यूज़ करने के छोड़ देते हैं। इस वजह से कंप्यूटर एथिक्स भी जानने और पढ़ाने बच्चों को बहुत ज़रूरी होते हैं। पार्कर वर्क कंटिन्यूड। अब ये वर्क जो था ना, ये 2 डिकेड तक चला, एक माइलस्टोन था कंप्यूटर एथिक्स के लिए। उसके बाद 1966 में सबसे पहला केस टेक्सास में यूएसए में पकड़ा गया था, जिसकी सेंटेंस 5 ईयर्स तक थी। और 1970s और 1980s में पर्सनल कंप्यूटर कॉमन हो गए, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो थे उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया कि ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं इलीगल एक्टिविटीज़। तो उन्होंने इसके बारे में फिर एक कंप्यूटर क्राइम का नाम दिया इसको। कंप्यूटर क्राइम बेसिकली हम जो नाम ले रहे हैं पिछली 2-3 स्लाइड से या पिछली 2-3 बातों से मैंने कंप्यूटर क्राइम का जिक्र किया है। तो इसका मतलब क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी टारगेट कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स और मीडिया स्टोरेज। अब जाहिर बात है, अगर कंप्यूटर नहीं थे तो फिज़िकली जाके लोग करते थे पहले क्राइम, लेकिन अब वो चीज़ बदल चुकी है। अब लोग करते हैं क्राइम सीधा सीधा इस चीज़ पे कि कितने मतलब के लोगों ने कौन सी मतलब एक्टिविटी हुई है और कंप्यूटर के ऊपर हुई है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग्स के बारे में एक कारोबार चल रहा है तो वो कंप्यूटर के ऊपर हुआ है, तो उसके बारे में जो कम्युनिकेशन होगी सारी कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगी। अच्छा, अब ये कंप्यूटर एक टूल उनको मिल गया है, एक नया स्टाइल मिल गया क्राइम करने का। असिस्टेड बाय कंप्यूटर सिस्टम अ वे टू कमिट ट्रेडिशनल क्राइम्स, हरासमेंट और फ्रॉड। अब ये हरासमेंट और फ्रॉड जो है ये अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही हो रहे हैं। अब आए दिन हम सुनते हैं कि जी जैज़ कैश में से इतने पैसे निकल गए, इतने पैसे निकल गए, व्हाट्सएप हैक हो गई, फेसबुक हैक हो गई, उसने उसकी पिक्चर यहाँ लगा दी, उसने उसकी पिक्चर वहाँ लीक कर दी। ये सारा जो डाटा ब्रीच हो रहा है या जो डाटा इधर से निकल रहा है, ये आपको टिक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ड्रग डीलर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल इन्हीं डिवाइसेस को यूज़ करते हुए सारा कन्वेंशनल टूल्स को कह सकते हैं आप कंप्यूटर ने साइड पे कर दिया। अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अब इन कंप्यूटर्स के ऊपर सारा काम हो रहा है। आप डार्क वेब पे चले जाएं, आपको बेशुमार क्राइम्स की दुनिया, क्राइम की चीज़ें मिलेंगी। अब आप जियो न्यूज़ देखें, उसके ऊपर एक दफ़ा शो हुआ था तो उसके ऊपर भी इन्होंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्राइम ऑनलाइन इस पर डार्क वेब पे भी हो सकते हैं। तो डार्क वेब बहुत ख़तरनाक जगह है, इसे नहीं एक्सेस करना चाहिए। कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो वो साइबर सिक्योरिटी भी तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स वाला ही काम कर रही है, हर चीज़ उनकी सेम है। और इनमें बेसिक डिफरेंस जो हमने बताया ना, बेसिक डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है। बेसिक डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर फोरेंसिक्स जो है ना वो क्राइम होने के बाद की सिचुएशन पे इस्तेमाल होते हैं, और जबकि साइबर सिक्योरिटी की जो टेक्निक्स और मेथड्स है ना वो उसको डाटा को चोरी होने से पहले यूज़ करने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटर फोरेंसिक्स। उसमें उसके बाद कंप्यूटर फोरेंसिक्स की जो टेक्निक है फ्यू, मैं उनको अभी आपको समझा देता हूँ। क्रॉस ड्राइव एनालिसिस। अब फॉर एग्जांपल क्रॉस ड्राइव एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स यूज़ हो रही हूँ क्राइम में। अब ये मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स कैसे? फॉर एग्जांपल एक हमने डाटा या सिक्योरिटी कोड एक जगह पे रखा, उसको उठा के किसी और जगह पे ले गए या इन चीज़ों को चेंजिंग करते रहे, तो ये होती हैं मल्टीपल हार्ड ड्राइव। या सोशल नेटवर्क्स, या कह लें कि सोशल नेटवर्क्स हो गए दो लोगों के दरमियान। तो जो भी डाटा आपके कंप्यूटर में स्टोर होना ना, तो वो डाटा हार्ड ड्राइव, डिफरेंट हार्ड ड्राइव को उनकी अबनॉर्मली चेक करते हुए डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आ गया लाइव एनालिसिस। लाइव एनालिसिस में ऐसे होता है जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है, उस कंप्यूटर में जो भी फाइल सिस्टम इनक्रिप्टिंग, ये जो है ना लाइव एनालिसिस, ये इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम में आपकी ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जब आप कोई इनक्रिप्शन कीज़ कलेक्ट कर रहे हो किसी जगह से या लॉजिकल हार्ड ड्राइव से, तो ये भी हो सकता है कि वो जो हार्ड ड्राइव में बन रही है, इमेज वॉल्यूम वगैरह सारा बन रहा है, वो आपका कंप्यूटर शट डाउन होने से पहले पहले इमेज बनती है और वो एक जगह पे रिकवर होता है, यानी कि सी ड्राइव में या किसी भी जगह पे कोई लोकेशन होती है, उसके लिए सिस्टम एडमिन टूल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं तो फाइंड करने के लिए। डिलीटेड फाइल्स कॉमन टेक्निक है यूज़ इन कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज रिकवरी ऑफ डिलीटेड फाइल्स। आप रिकवरी करते हैं, अब तो इतना डर लगता है कि जब आप अपना मोबाइल रिकवर करें या बेचें किसी को, वो ये ना हो कि वो आगे से ख़रीदने के बाद आपका डाटा रिकवर करके वो उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हासिल कर ले। तो इसलिए ये जो डिलीटेड फाइल्स वाला है ना, ये रिकवरी, ये तो आम लोग भी अब कर रहे हैं अपने अपने कह सकते हैं कि अपने एम्स को पूरे करने के लिए। अब इसमें होता ही है कि फ़ाइल कार्विंग की जाती है, ठीक है। इसमें सर्चिंग फॉर नॉन हेडर्स उनको पता होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हार्ड ड्राइव में कोई चीज़ स्टोर होती है तो उसके स्पेसिफिक हेडर्स को दिया जाता है, डाटा को स्पेसिफिक हेडर्स दे के जगह पे स्टोर किया जाता है। अगर वो हेडर्स आपको पता हो, आप डिस्ट्रॉयड डाटा या रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टोकेस्टिक फोरेंसिक्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका डाटा या कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ लगा के, उसकी एक्टिविटीज़ को देख के, उसकी यानी कि कह लें कि स्टैट्स के कुछ मेथड्स लगा के चेक किया जाता है कि क्या ये हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं क्या ये ऐसे ही है। इसमें क्योंकि अबनॉर्मली होती है, ये कोई एक्यूरेसी नहीं होती, ये बिल्कुल एक अथेंटिक मेथड नहीं है, लेकिन
इसमें लेकिन ये होता है कि आपको कुछ परसेंटेज एक्यूरेसी की मिल जाती है, लेकिन ये इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी में किया जाता है, जो डाटा होता है वो हाइड किया रहता है यूज़र से। अब डाटा हाइड करके उसको ढूंढना, इसमें ये भी हो सकता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, वुड बी टू हाइड पोर्नोग्राफिक इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन और अदर इंफॉर्मेशन दैट अ गिवन क्रिमिनल डज नॉट वांट टू हैव डो नॉट वांट टू हैव डिस्कवर्ड। अब फॉर एग्जांपल अब ये जो क्राइम है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये बहुत गलत है, ठीक है। इसमें अब होता ये है कि पोर्नोग्राफी की इमेजेस जो बच्चों की हैं वो डार्क वेब पे अपलोड की जाती हैं या हाइड कर दी जाती हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई पुलिस या कोई भी आके आप उनको पकड़ ले तो उनका ये जो चीज़ है डिस्कवर ना की जा सकती है किस जगह से जनरेट हुई है। उनका किया ही रहता है, फोरेंसिक्स प्रोफेशनल कैन फाइंड दिस बाय लुकिंग एट द हैश ऑफ द फाइल एंड कंपेयरिंग इट टू द ओरिजिनल इमेज। अब उस फाइल के हैश मैप होता है, हैश मैप मेमोरी में होता है, उसको चेक किया जाता है उसकी ओरिजिनल इमेज के साथ। वाइल इमेजेस अपीयर आइडेंटिकल अपॉन विजुअल इंस्पेक्शन द हैश चेंजेस एज द डाटा चेंजेस। अब हैश भी उस तरह चेंज होता है जैसे डाटा चेंज हो जाता है, क्योंकि डाटा जो है ना स्टोर किया रहता है हैश की सूरत में हार्ड ड्राइव में। उसके बाद आता है वोलाटाइल डाटा। अब वोलाटाइल कहते हैं उड़ने वाली चीज़ को, जो उड़ जाए। अब वोलाटाइल डाटा वो होता है जो आपकी मेमोरी में तब तक स्टोर होता है जब तक आपका पीसी पावर ऑन है, पर्सनल कंप्यूटर जब तक आपका पावर ऑन है, यानी कि ये रैम में मौजूद है। रैम की जो डाटा होता है, रैम की जो मेमोरी होती है वो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं इसको, जो कि वोलेटाइल होती है। तो इसके लिए समटाइम्स ऐसे होता है पावर लॉस के बाद ये डाटा उड़ जाता है, और ये डाटा रजिस्टर्स में, कैशे में और रैंडम एक्सेस में स्टोर किया जाता है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वोलेटाइल डाटा इज कॉल्ड लाइव फोरेंसिक्स। इसमें लाइव फोरेंसिक्स कहते हैं इसको। एविडेंस का मतलब ही होता है कि ऐसी चीज़ जो आप किसी कोर्ट में लेके जाएं और किसी क्राइम के खिलाफ आप यूज़ कर सकें। अगर इसके साथ डिटेल लगा दें तो इसका मतलब है कंप्यूटर्स में ऐसा एविडेंस जो किसी क्राइम के खिलाफ आपको पता लग सके। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि द प्रोसीजर इन द पेपर एविडेंस जो हैं ये क्लियर होते हैं, वो दिखाए जा सकते हैं इजीली, ठीक है। ह्यूमन आई को स्पेसिफिक यानी कि ईजिली शो हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिटेल एविडेंस है ये टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एविडेंस आर यूज्ड एंड द पेपर एविडेंस प्रोड्यूसेस आर ये मिमिक्ड होते हैं, ये टूल्स के बगैर हम इनको फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स टूल्स। अब ये कुछ टूल होते हैं, प्रो, डिस्कवर, फोरेंसिक, ये सारे पेड होते हैं। इनको आप वायर शार्क फ्री है, ये आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें प्लेडियन के भी कुछ फीचर्स अनेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। इसके बाद सीरीज ऑफ स्टेजेस टू फॉलो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब सीरीज ऑफ स्टेजेस कौन कौन सी हैं जिनमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये जो 7 स्टेप्स हैं ये ऑलरेडी कॉमन है, काफ़ी लोगों ने, सेम नहीं हो सकते लेकिन ये कॉमन है। कॉमन इस तरह के कुछ सर्चेज हुई थी, सर्चेज के मुताबिक ये स्टेप्स उनमें कॉमन निकले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री इंसिडेंस प्रिपरेशन, पहले ये देखना कि इंसिडेंस हुआ क्यों हुआ, क्यों होने की वजह क्या हो सकती है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स। अब डिटेक्शन 2 तरह से होती है। एक ऐसी डिटेक्शन जिसका पता लग जाए, और ऐसी डिटेक्शन करनी पड़ती है जब आपको पता ही नहीं हो रहा होता आपका डाटा हैक हो रहा है। उसके बाद इनिशियल रिस्पॉन्स, कि अगर ऐसा ये आपके पास एक्टिविटी आ जाए तो आपने क्या रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद आ गया फॉर्मुलेट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। अब हमने फॉर्मुलेट करनी होती है स्ट्रेटजी की, अगर ऐसे का काम हो जाए इसके साथ क्या हमने स्ट्रेटजी अपनानी है उसको डाटा को रिकवर करने के लिए। इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट्स, डाटा कलेक्शन फॉलोड बाय एनालिसिस। अब वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा एविडेंस की सूरत में और उस एविडेंस के ऊपर एनालिसिस किए जाएंगे। उस एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ किस तरह मिल रही है। उसके बाद की जाती है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग। उसके बाद है रेजोल्यूशन, लेसन लर्न लॉन्ग टाइम सोल्यूशन। इसके बाद सोल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं, उनके लेसन फाइंड किए जाते हैं, यहाँ पे सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद आते हैं लॉज इन कंप्यूटर फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स में जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स में जो लॉ बनाए गए हैं वो कौन से हैं। वायर टैप एक्ट को फाइंड बाय 18 US कोड 2551। अब ये कोड है उस लॉ का जो कहते हैं, जिसको कहते हैं वायर टैप एक्ट। इसके मुताबिक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछे बगैर, मतलब कि आपकी वायर की टैप नहीं, वायर टैपिंग होती है कि कोई आपकी लाइन है, 2 लोग हैं आपकी बात कर रहे हैं, उन लोगों के दरमियान एक तीसरा थर्ड पर्सन आपकी वायर टैप करके आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, कहते हैं वायर टैपिंग। अब वायर टैपिंग में ये उन्होंने बताया था कि सिर्फ ये आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने तक नहीं है, ये आपकी डिवाइस की थ्रू आउट कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए ये रूल बनाया गया था, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड क्रिमिनल एंड सिविल पेनल्टीज फॉर वायलेशन। अब इसकी पेनल्टीज थी, इसकी जेल भी हो रहती है। प्राइवेसी के लिहाज से USA में बहुत ज़्यादा सख्ती है। Although the Act defines most of the above terms, federal cases that interrupt the Act play a large role in understanding their meaning and how they apply to particular case or situation.
In addition, most states have laws similar to or based on the act also mean to protect individuals' privacy. अब ये प्राइवेसी इंडिविजुअल्स एक दूसरे की बचाने के लिए भी हैं। ये प्राइवेसी हर एक बंदे की इन्वेड नहीं कोई भी कर सकता। इसके बाद आता है पेन रजिस्टर एंड ट्रैप एंड ट्रेस डिवाइस। उसके बाद पेन रजिस्टर और डायल नंबर। अब ये पेन रजिस्टर में ऐसे होता था कि जो भी आप डायल करते थे ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे वो रिकॉर्ड हो जाता था या वो लिखा जा चुका होता था, उसको कहते हैं पेन रजिस्टर। और ट्रैप एंड ट्रेस में ये होता था कि आपकी जो फ़ोन कॉल है पर्टिकुलर नंबर्स जो हैं वो जो अभी आप फ़ोन कॉल्स करते थे और वो जो नंबर्स आउट गोइंग इनगोइंग फ़ोन कॉल होती थी उनको वो हैक कर लेते या उनको लिख लेते थे, सिंपल ये कह रहे थे उनको ट्रेस कर लेते थे। और दूसरा आता है स्टोर्ड वायर एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक्ट। अब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसको आप आईएसपी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पीटीसीएल है और ये थर्ड पार्टीज भी आ गई हैं अब तो बहुत ज़्यादा। अगर वो आपकी इस कम्युनिकेशन के दौरान आपका डाटा ले रही हैं, आपका डाटा यूज़ कर रही हैं, तो ये भी नहीं सही, ये भी उन एक्ट के ख़िलाफ़ है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।